चलिए बेटा करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। तो हमने लास्ट क्लास में बेटा एक बोट वाला क्वेश्चन ले लिया था, उसके ऊपर हमने क्वेश्चन कर लेता है। ये एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, ठीक है। वही बोट की ही सिचुएशन मान लेता हूँ मैं। एक बोट है, आप अपने दिमाग से इस क्वेश्चन को सोचना स्टार्ट करें, सॉल्यूशन फिर हम बाद में देख लेंगे। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या रहा है? इनिशियली सिस्टम वाज एट रेस्ट, सिस्टम रेस्ट में था। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट व्हेन बिल्लू एंड चिंटू एक्सचेंज देयर पोजीशन। मैंने दो लोग बनाए हैं, बिल्लू और चिंटू। बिल्लू इधर है जिसका मास 5 किलोग्राम है और चिंटू इधर है जिसका मास 2 किलोग्राम है। जो बोट है वो 10 मीटर की लेंथ है उसकी और 50 किलोग्राम उसका मास है। ये सब डिटेल्स में दिया गया है, ठीक। आइए करके देखते हैं क्या क्वेश्चन, क्या आंसर है। मैं भी अपने पास से कोई ऑप्शन वगैरह क्वेश्चन दे रखा, सोल्व करते हैं, देखते हैं हमारे क्या आंसर आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि बोट किधर जाने वाली है, नहीं सर लेफ्ट जाएगी, नहीं सर राइट जाएगी, पता नहीं। आपका जिधर मन कर उधर मान लो। अगर जिधर मानी थी उधर की वही वैल्यू आ गई है, वो वैल्यू पॉजिटिव है, तो जो आपने माना था वो सही है। लेकिन अगर आपने माना कि एक्स आगे राइट की तरफ है और आंसर आया माइनस में, इसका मतलब एक्चुअल में ऑब्जेक्ट आपकी जो बोट है वो पीछे की तरफ जा रही होगी। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं मान लेता हूँ जो बोट है बेटा वो आगे की तरफ एक्स चली गई है। मुझे नहीं पता क्या किधर है, राइट में लेफ्ट में। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई एक्स की वैल्यू, तो आप समझ जाना कि हम राइट की तरफ मूव किए बोट। अगर एक्स के लिए आती है नेगेटिव, तो समझ जाना भैया बोट जो है लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। क्लियर? बात सही है सर। बाहर से कोई फोर्स लग रहा है? नहीं सर, बोट जो है पानी के अंदर है। पानी हमने नॉन विस्कस फ्लूइड या लिक्विड की तरह मैं ट्रीट कर रहा हूँ, इसमें कोई रुकावट वगैरह कोई पैदा नहीं करेगा। मतलब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। बिल्लू और चिंटू बस अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं। ये इधर चल के इधर आएगा, इधर चल के इधर चला जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे सही है सर। हमें पता है अगर आपका बाहर से एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो मुझे बहुत अच्छे पता है मेरे बच्चों के बात कि सर आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होने का मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल होगी। और इनिशियल कितनी थी? इसने कुछ क्वेश्चन का कि इनिशियल रेस्ट में था, जीरो थी। तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिल नहीं सकता, ठीक है बेटा। सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिलने वाला। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कितना होगा? जीरो। उसकी पोजीशन अपनी जगह से बदल नहीं सकती है सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। आइए लिखते हैं। हमें पता है सर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सेंटर ऑफ मास का क्या होता है? डेल्टा लगा दूं, आप कहेंगे m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। सर दो ही तो मास है? नहीं बेटा, 3 मास है। बोट भी तो अपनी जगह से हिलेगी। m3 डेल्टा x3 डिवाइड बाई आपका m1 प्लस m2 प्लस m3। सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिल नहीं सकता क्योंकि उसकी वेलोसिटी कुछ हुई नहीं। तो इसकी वैल्यू कितनी? जीरो। ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये भी जीरो। तो हमारा आंसर आ चुका बेटा m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 के सम इसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। बराबर? आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल बराबर है। पहला मास बिल्लू मान लेते हैं, मैं पहला मास कितने किलोग्राम का? 5 किलोग्राम का। जो भी वैल्यू है यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा मास आपका, आप कहेंगे सर आपका चिंटू कितने किलोग्राम का? 2 किलोग्राम का। प्लस तीसरा मास बोट का मान लेता हूँ कितना? 50 किलोग्राम का। एग्री? आप कहेंगे ठीक है सर। डेल्टा x1 आपका जो चिंटू बिल्लू है वो कितना चला? सर 10 मीटर। नहीं बेटा, 10 मीटर तो आगे चला ही, साथ में x डिस्टेंस भी तो आगे बढ़ गया। ये सारी चीजें विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखनी है हमें। अच्छा तो कितना लिख दूं? 10 प्लस एक्स। आ जाइए, चिंटू कितना चला? चिंटू चला सर इधर की तरफ कितना? 10। 10 नहीं सर, -10। भाई लेफ्ट की तरफ चला है, हाँ जी। लेकिन साथ में जो बोट के ऊपर था, बोट आगे की तरफ चली गई, कितनी? x। तो कितना हो गया? माइनस का 10 प्लस का x। ये कौन चला? आप कहेंगे दूसरा जो पार्टिकल था चिंटू। क्लियर? ठीक है। बोट कितना चली? सर मैंने तो बोट को मानता कि x डिस्टेंस आगे तरफ चलिए। लो बेटा, आगे तरफ मतलब पॉजिटिव। बरोबर है? बरोबर है सर। इसके इक्वल टू कितना? 0। सोल्व कर लीजिए, आंसर आ चुका हमारा। मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, कितना जाएगा? 10 5 धम 50 प्लस 5x माइनस 20 प्लस 2x प्लस 50x। इनको ऐड कर लीजिए बेटा। 5 और 2 7 और 50 57। ये कितना आ जाएगा बेटा? 50 माइनस 20 30 माइनस का 30 इक्वल टू 57x। एक बार देख लीजिए कहीं कोई मेरी कैलकुलेशन में कोई एरर ना हो। मेरे ख्याल से तो ठीक ही लग रहा है मुझे, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू आ चुकी है -30/57। x की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या है? बोट सही मायने में सर आगे की तरफ नहीं गई है, बोट गई है पीछे की तरफ, लेफ्ट की तरफ। किसकी है? बोट। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है भाई, इनिशियली सिस्टम वाज एट रेस्ट,
और क्वेश्चन में ये भी बताया गया कि भाई जो सरफेस हमारी फ्रिक्शन फ्री है, फ्रिक्शनलेस का जो है फ्रिक्शन फ्री है। इनिशियली सिस्टम वाज एट रेस्ट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, ये बड़ा लंबा सा एक आपका प्लैंक है, ठीक है बेटा, ये अच्छा खासा लंबाई वाला प्लैंक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस इज द प्लैंक। कितनी लेंथ है? 10 मीटर लेंथ और 10 किलोग्राम इसका वजन है, ठीक। हाँ जी सर, यहाँ तक समझ में आ गई बात। बी एंड सी एक्सचेंज देयर पोजीशन, बी फॉर बिल्लू ये रहा, सी फॉर चिंटू आपका 2 किलोग्राम का, बिल्लू 5 किलोग्राम का, चिंटू आपका 2 किलोग्राम का है। और तीसरा इंसान भी इसके ऊपर ए फॉर आप है, जिसका मास 3 किलोग्राम है, ठीक है। कह रहा है बिल्लू बी एंड सी एक्सचेंज देयर पोजीशन एज वेल एज ए मूव 5 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक, प्लैंक के रेस्पेक्ट में 5 मीटर चला। और इनिशियली कहाँ पर था? 3 मीटर दूर था बेटा सेंटर से, प्लैंक के सेंटर से 3 मीटर दूर था, ठीक। आप कहेंगे हाँ ठीक है सर। अगेन सरफेस आपकी फ्रिक्शन फ्री है, किसी प्लैंक के ऊपर खड़े हो तो बेटा एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा ही नहीं सकते, एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, या चेंज इन वेलोसिटी इज 0, चेंज इन वेलोसिटी मतलब जितनी इनिशियल वेलोसिटी उतनी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, तो आपका डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास भी कितना 0, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिलने वाला, ठीक है, ठीक है सर। सेंटर ऑफ मास किसका? पूरे सिस्टम का। सिस्टम में कौन है? ए है, बी है, सी है और प्लैंक है, ये 4 चीजें हैं, एग्री? आप कहेंगे हाँ बात तो सही है, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है सर। और ये बात मैं बार बार लिखने की मेरे ख्याल से जरूरत भी नहीं है अब तो, कि सर डेल्टा एक्स इक्वल टू m1 x1 दिस 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 दिस, मैं फिर एक बार लास्ट टाइम और लिख देता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन में डायरेक्ट बढ़ा लेंगे। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 डेल्टा x3 प्लस m4 डेल्टा x4, टोटल चीज़ें 4 हैं, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, और डेल्टा x किसका है? सेंटर ऑफ मास का। ये कितना इसमें चेंज? आप कहेंगे तो हिलेगा अपनी जगह से सर, नहीं हिलेगा तो बेटा डेल्टा एक्स कितना 0। तो यहाँ से मैं आसान से कह सकता हूँ सर m1 डेल्टा x1 इधर लिख दूँ मैं, प्लस m2 डेल्टा x2 ये लीजिए, प्लस m3 डेल्टा x3 प्लस m4 डेल्टा x4, इन सब का सम कितना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब आराम आराम से चेंज की तरह उसको लिख लेते हैं। प्लैंक किधर चलेगा? मुझे नहीं पता सर, कोई भी अपने हिसाब से डायरेक्शन मान ले, तो मैं मान लेता हूँ शायद प्लैंक इधर की तरफ ही मूव किया, मान लेते हैं, हमें नहीं पता। अगर एक्स के लिए पॉजिटिव आती है इसका मतलब है जिधर आपने माना था उधर ही प्लैंक चला है, एक्स के लिए नेगेटिव आती है जिधर आपने माना था उसके अपोजिट साइड में चला है प्लैंक, ठीक, बरोबर सर। बिल्लू की बात करते हैं, बिल्लू कितना चला? आप कहेंगे बिल्लू यहाँ पर था, इस पॉइंट पर, एंड पॉइंट पर चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर पहुंच जाएगा, कितना मीटर? 10 मीटर। नहीं सर 10 नहीं, क्यों बेटा? प्लैंक भी तो आगे की तरफ चला, हाँ जी, तो कितना हो जाएगा बेटा? 10 आगे की तरफ और प्लस x और आगे की तरफ बढ़ गया, प्लैंक भी तो आगे की तरफ ले गया। नहीं ये समझ में नहीं आया सर। अरे बेटा समझ में क्यों नहीं आया? अगर बोट सपोज करो इधर से इधर जा रही होती है, सिस्टम वाज एट रेस्ट था। हाँ इनिशियली सिस्टम रेस्ट में था, ठीक है। सुनो अब ये आगे की तरफ बढ़ा, क्या बेटा? ठीक है, चलिए अब जरा आ जाते हैं बेटा, m2 कितना चला? m2 आपका ये रहा, यानी चिंटू कितना चला? लेफ्ट की तरफ गया, लेफ्ट की तरफ मतलब -10, लेकिन x कदम बोट के साथ साथ आगे की तरफ आ गया, बोट कह दो प्लैंक कह दो, प्लस x, एग्री? आप कहेंगे हाँ जी सर। m3 यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला मास जो a था, ये कितना चला? आप कहेंगे 5 मीटर पीछे की तरफ, 5 मीटर किसके रेस्पेक्ट में? प्लैंक के रेस्पेक्ट में। और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना? 5 तो इधर की तरफ गया और x वो आगे की तरफ घसीट के ले गया, एग्री हो? तो कितना लिख दूं? -5 प्लस का x, लेफ्ट की तरफ मूव किया, इसने कहा है ए 5 मीटर लेफ्ट विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक, समझ आ गई? 5 मीटर लेफ्ट की तरफ चला और वो x मीटर प्लैंक आपको आगे की तरफ लेके जाएगा। हमें सारी चीजें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखनी होती है, बात मैंने आपको पहले भी बताई है, सबको क्लियर? सर अपन ने माना था ना कि प्लैंक आगे की तरफ जा रहा है। हाँ हमने माना है प्लैंक आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। m4 में मास ऑफ प्लैंक की बात कर रहा हूँ, m4 मास ऑफ प्लैंक में मान लेता हूँ बेटा, मास ऑफ प्लैंक कितना? आप कहेंगे सर आपने खुद माना है कि x आगे की तरफ गया है, इसकी वैल्यू हमारी, इसको सोल्व कर लीजिए। m1 कौन था? बिल्लू, जिसका मास कितना था बेटा? 5 किलोग्राम, 10 प्लस x। m2 कौन था? आप कहेंगे आपका चिंटू, जो कि जिसका मास था 2 किलोग्राम, मास का 10 प्लस x। m3 किसको माना? जो आप हो, ए को, उसका मास कितना?
3 किलोग्राम -5 + x, और m4 किसको, प्लैंक को माना, जो कि 10 किलोग्राम का ही था। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 5 × 10 50 + 5x -20 + 2x -15 + 3x + 10x = 0। कर लेते हैं बेटा x वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। x वाले 5x 2x 3x एंड 10x, 5 और 2 7 और 3 10 और 10 20 20x। 50 -20 30, 30 - 15 15 ही बचेगा, प्लस का 15 = 0। ठीक है, 50 बिल्कुल ठीक है हमारे क्लास में, 50 = 0। तो बेटा x = कितना गया, -15 / 20, इट इज़ नथिंग बट 5 × 15 5 20 3.4 0.75 मीटर लेफ्ट की तरफ आपका प्लैंक बढ़ेगा। 0.75 मीटर। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इनिशियली स्प्रिंग वाज एक्सटेंडेड बाय x नोट, जितनी एक्चुअल लेंथ थी उससे x नोट एक्सटेंड कर रखी है। ठीक है बेटा, हमें पता है स्प्रिंग का जो फॉर्मूला होता है F = माइनस के x वाला होता है। तो ये x नोट कितनी एक्सटेंड कर दी, जितनी नेचुरल लेंथ है उससे एक्स्ट्रा हमने x नोट एक्सटेंड कर दी है। ठीक है, एस ऑन द फिगर। इनिशियली सिस्टम वाज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, खींच रखी है यहाँ पर स्प्रिंग, हाँ जिसको छोड़ दिया। फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक, एक का मास है m1 दूसरे का मास है m2, दोनों की मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है, और कहा गया है सारी सरफेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, कोई एनर्जी का लॉस वगैरह कुछ नहीं होगा। ठीक, आइए जरा करते हैं क्वेश्चन को। एक बात बताइए, जरा दिमाग लगाइए, सोचिए, मुझे बताइए जब आपने यहाँ से इसको छोड़ा है, स्प्रिंग आपकी खिंची हुई है, कितना फोर्स लगा रही है सर, आप कहेंगे सर F = kx वाला फोर्स। ठीक, इस वाले ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, इस वाले ब्लॉक पर लग रहा है फोर्स इधर की तरफ। स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है केवल और केवल इस डिपेंड करता है वो कितनी खिंची हुई है, F = kx पर डिपेंड करता है। अगर ये हो आप कहेंगे हाँ बात तो सर सही है, F = kx पर डिपेंड करता है, जितना x उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगी। क्या दोनों पर बराबर फोर्स लगेगी, आप कहेंगे हाँ सर दोनों पर बराबर फोर्स लगा दोगी, मास चाहे m1 हो चाहे m2, दोनों पर बराबर फोर्स लगा दोगी। मुझे बताइए सिस्टम में कहीं भी बाहर से कोई फोर्स है, आपने सर आपने खींचा था तब तो था बेटा, तब तो था, अब आपने छोड़ दिया है, आपने छोड़ दिया। इसके बाद जहाँ से आपको सिस्टम को देखने के लिए बोला गया है, इसके बाद कोई फोर्स है सिस्टम में, आप कहेंगे नहीं सर कोई फोर्स नहीं है। तो बेटा क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा, आप कहेंगे हाँ जी सर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यही कहता है कि सर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 0, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, 0। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है सर, जितनी इनिशियल वेलोसिटी होगी उतनी ही फाइनल वेलोसिटी होगी। दोनों तरफ सिस्टम के मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनिशियल मोमेंटम = फाइनल मोमेंटम होगा, यही तो बात कहता है। हाँ जी सर बात तो बिल्कुल सही है, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में लिख देता हूँ, आप समझ जाना इसका मतलब, बराबर। आप कहेंगे हाँ जी सर। तो बेटा जितना इनिशियल मोमेंटम तो उतना ही फाइनल रहेगा। इनिशियल कहाँ से, जब आपने सिस्टम को छोड़ा है, इनिशियली कैसा था सिस्टम, रेस्ट में, तो पी इनिशियल कितना, आप कहेंगे 0, क्योंकि सिस्टम वाज एट रेस्ट। आपका जो पूरा सिस्टम है कैसा था, सिस्टम वाज एट रेस्ट इनिशियली। एग्री, आप कहेंगे हाँ जी सर बरोबर। तो बाद में भी आपका मोमेंटम कितना रहने वाला, 0 होना चाहिए। बाद में मोमेंटम होता क्या, मास इनटू वेलोसिटी। स्प्रिंग तो मास लेस लेके चलते हैं, तो मास m1 होगा, उसकी वेलोसिटी मान लो v1 होगी, मास m2 होगा, उसकी वेलोसिटी मान लो v2 होगी। चाहे वो किसी भी मोमेंट पर हो, सदा ही इन दोनों का सम 0 रहने वाला है। ठीक, आप कहेंगे हाँ सर बात तो सर समझ में आ गई। सर v2 की डायरेक्शन तो पीछे की तरफ होगी, अरे छोड़ो जिधर भी है डजेंट मैटर, ये लो बराबर है। v1 की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब आगे की तरफ है, v2 की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो मतलब वो भी आगे की तरफ है, वो तो हमें समझ में आ रहा है डायग्राम को देख के कि v2 पीछे, m2 पीछे की तरफ आएगा, m1 आपका आगे की तरफ आएगा। आप ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिख लीजिए। आपको अगर ये बात समझ में आ चुकी है कि हाँ सर ये आगे पीछे भागे, तो ये लो बेटा -m2 v2 = 0, ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन कोई भी एक ही कंसेप्ट लेके चलना, फिर गड़बड़ नहीं करना। आप कहेंगे ठीक है सर कोई भी एक लेके चल लेते हैं, ठीक है। आपको अगर समझ में आ रही कि वेलोसिटी पीछे होने वाली है m2 के, तो ठीक है ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। कुल मिलाकर मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा m1 v1 विल बी इक्वल टू m2 v2 होगा। अगर ऐसे समझ नहीं आ रही, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, तो बेटा आप ये लो, मैं वेक्टर के हिसाब से चल लेता हूँ। अगर आपका मन वेक्टर में ही है, आप नहीं कंसेप्ट पकड़ना चाहे तो आप ऐसे ले लीजिए। तो क्या इसका मोमेंटम p1, इसका मोमेंटम मान लो p2, किसके बराबर होगा, आप कहेंगे 0 के बराबर। कह दूँ p1 = -p2 बोल दो, आप कहेंगे हाँ जी सर। दोनों के मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होंगे, आप कहेंगे हाँ
मैग्नीट्यूड दोनों के मोमेंटम के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। लेट P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू, मान लो थोड़े के लिए P नोट, चलेगा। दोनों के मोमेंटम हर मोमेंट पर सेम होंगे और इक्वल एंड अपोजिट होंगे, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होंगे। दोनों बराबर होने का मतलब है मैं मैग्नीट्यूड सेम होने की बात कर रहा हूँ। आप ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। ठीक, ये सब बातें आप सब जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ जी सर, इसको अगर मैं मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ऊपर बन जाता है बेटा एम स्क्वायर वी स्क्वायर विच इज नथिंग बट पी स्क्वायर अपॉन 2m हो जाता है। ये बात सब जानते हैं। आप कहेंगे हाँ जानते तो हैं। कोई आपका फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगाया जा सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, कोई एनर्जी का लॉस नहीं, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। कोई अगर एनर्जी का लॉस नहीं है तो बेटा जितनी इनिशियल एनर्जी थी उतनी फाइनल रहेगी। आप कहेंगे हाँ जी सर, आपकी काइनेटिक नहीं, टोटल एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। ठीक, टोटल एनर्जी शुरुआत में क्या सर, दो हो सकती हैं, एक तो पोटेंशियल, एक हो सकती है काइनेटिक। ये भी फाइनली भी आपके दो हो सकती है, पोटेंशियल और एक हो सकती है काइनेटिक, बरोबर। आप कहेंगे हाँ ठीक है सर। पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में सर, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमें याद है कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी सर रेस्ट से छोड़े गए थे 0, विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाद की आपकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो ये लो बेटा, हाफ m1 v1 का स्क्वायर पहले वाला ब्लॉक प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर दूसरे वाला ब्लॉक। सर पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखूं, ये आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए। कंसेप्ट थोड़ा सा बढ़िया है, सबके बस की नहीं है सोचना, आप सोचिए। लेकिन देखो ब्लॉक को आपने ऐसे छोड़ा, ब्लॉक ये वाला भागेगा, कोई से भी एक ब्लॉक को देख लो आराम से, इधर की तरफ, कब तक भागेगा, थोड़ी देर तक। देखो ध्यान समझना इसी को मैं कह रहा हूँ। पहले ब्लॉक्स के बीच में इतनी दूरी, स्प्रिंग आपकी ऐसी खिंची हुई थी, ठीक। यहां से आपने छोड़े थे, ब्लॉक भागा ये वाला इधर की तरफ, ठीक। कुछ देर में ये वाला ब्लॉक यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला ब्लॉक मान लेता हूँ यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक। इसकी वेलोसिटी किधर, इतनी इधर की तरफ। इसका फोर्स F इक्वल टू KX वाला फोर्स भी इधर की तरफ, जिधर एक्सल, इधर मतलब इधर ही एक्सेलरेशन है, इधर ही आपकी वेलोसिटी है, तो स्पीड क्योंकि बढ़ेगी। लेकिन कब तक बढ़ेगी, जब तक ये नेचुरल लेंथ में नहीं आती तब तक। अगर स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ इतनी है तो यहां तक तो आपका फोर्स भी इधर और आपकी वेलोसिटी भी इधर, यहां तक स्पीड बढ़ेगी। लेकिन इसके बाद अगर इस स्प्रिंग और छोटी होगी एक मोमेंट के लिए, इतना से कंप्रेस, अब फोर्स किधर लेगा, बाहर की तरफ, लेकिन वेलोसिटी किधर है, इधर की तरफ। स्पीड आपकी घटने रहेगी, स्पीड घटने से रहेगा। तो स्पीड मैक्सिमम कहां पर होगी बेटा, जब आपका पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आएगा। इक्विलिब्रियम में मतलब आपका नेट फोर्स, आपका स्प्रिंग आपका फोर्स नहीं लगा रही होगी। स्प्रिंग फोर्स कब नहीं लगाएगी, जब आपका F इक्वल टू KX होता है, हाँ जी सर। जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो उस टाइम पर x कितना, 0। तो इक्विलिब्रियम में जब आ जाएगा उस टाइम पर आपके स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाएगी, लेकिन वेलोसिटी रहेगी पार्टिकल के पास, पार्टिकल के पास वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा, फोर्स आपका उस मोमेंट पर 0 हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, इस बात को फिर से 2-4 बार सुनना जो मैंने आपको बताई है, रोक के वीडियो को रिपीट कर करके सुनना जो बता रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट बात है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। तो उस मोमेंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी जब आपका जो x है वो 0 हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल कितनी, 0, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला हाफ के x स्क्वायर होता है। यानी कि जब आपके मासेस इक्विलिब्रियम, जिस पोजीशन को हम बोलते हैं, या फिर मेन पोजीशन जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पर आ जाएगा। आप कहेंगे ठीक है, इनिशियली कितना था, KX स्क्वायर नहीं, KX नॉट स्क्वायर, इतना ही था। 1/2 1/2 1/2 चाहो तो कैंसिल कर दो, ये कितना आ जाएगा, KX नॉट का स्क्वायर इक्वल टू M1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसको। सर ये तो काइनेटिक है जैसा है, हाँ M1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा सर, P1 का स्क्वायर बाई M1 प्लस दूसरा वाला टर्म कितना हो जाएगा, आप कहेंगे P2 का स्क्वायर अपॉन M2। एग्री, आप कहेंगे हाँ, अरे सर P1 और P2 तो बराबर है, बिल्कुल सही बात है बेटा, P1 और P2 तो बराबर है, तो P नोट मान लूँ, उसका स्क्वायर बाहर ले लूँ, कितना आ जाएगा बेटा, 1/M1 प्लस 1/M2, बराबर है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ सर बराबर है, बिल्कुल सही है। P नोट की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ चुके हैं बेटा आपकी। P नोट का स्क्वायर कितना आ गया, इसका एलसीएम लूंगा M1 M2 हो जाएगा, ऊपर जाएंगे M1 प्लस M2,
तो कितना हो जाएगा बेटा, मैं सीधी वैल्यू लिख रहा हूँ, के एक्स नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये आ गया आपका मोमेंटम का स्क्वायर। और मोमेंटम क्या था सर, मास इनटू वेलोसिटी। बस हो गया क्वेश्चन। इसका स्क्वायर हटा दो, इधर रूट लगा दो। एग्री? पी नोट किसके बराबर है? आप कहेंगे सर पी नोट m1 v1 के भी बराबर है और पी नोट आपका m2 v2 के भी बराबर है। मैग्नीट्यूड में तो सेम ही है। आप कहेंगे हाँ जी सर क्वेश्चन हो चुका है, अब क्या ही बचा क्वेश्चन में। ठीक है बालक, क्वेश्चन की तो धज्जियाँ उड़ा दी हमने। हमसे क्या मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी गई थी? हाँ सर मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी गई थी। बराबर है तो बेटा मैं पूछूं v1 कितना आ जाएगा, इसको मैं रख दूँ p ले लो इसके बराबर। इस रूट में से x नोट तो बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या क्या बचेगा? आप कहेंगे अंदर बचेगा सर k, अंदर बचेगा m1 m2 डिवाइड बचेगा m1 प्लस m2। बराबर है? आप कहेंगे हाँ जी सर बराबर है। इस m1 को नीचे लेके आओगे? हाँ जी सर m1 को नीचे लेके आएंगे। चाहो तो इसको नीचे लेके आओगे, यहाँ पर स्क्वायर ला दो, चाहो तो इसको ये लो बेटा कट कर दो और यहाँ पर आ जाएगा आपका m1। अरे सर ये कैसे किया? ये बेसिक मैथ से ही आपको आता है सबको, मुझे नहीं आया सर। बेटा ये ले m1 था, यहाँ पर ये ले बेटा इधर वाला लेफ्ट वाला m1 उठा करके मैंने इधर लिया है। एक इससे या रूट में आ जाएगा। अच्छा अब समझ में आ गया। बराबर है? हाँ जी सर। तो कितना आंसर आ गया? आप कहेंगे सर आंसर आ चुका x नोट रूट के m2 डिवाइड बाई नीचे m1 का स्क्वायर प्लस m2 m1, और ये भी सारा आपका रूट में। बराबर है? इसी तरह से v2 कितना आ जाएगा? आप कहेंगे हल्का सा चेंज आएगा। x नोट कितना आ जाएगा? रूट में के इंटू कितना, इस वाले में m2 था, इसमें m1 आ जाएगा, और यहाँ पर रूट में कितना आ जाएगा बेटा? m1 m2 प्लस m2 का स्क्वायर। दीज आर दी मैक्सिमम वेलोसिटीज। इसी क्वेश्चन को हल्का सा टफ हम और कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर मैं इसका सेकंड पार्ट आपको बना के दे रहा हूँ, ये आप अपना खुद से करके देखना। इसको क्या कह रहा हूँ मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि मैं ना वेलोसिटी, अब तो इसने मैक्सिमम वेलोसिटी मांगी है, मैं तब वेलोसिटी मांगना चाह रहा हूँ जब इसका जो एक्सटेंशन है ना मैक्सिमम, इसका एक्सटेंशन कितना x नोट, जब एक्सटेंशन इसका x नोट बाई 2 हो, आधा एक्सटेंशन हो। ठीक है, इनिशियली x नोट था उसका आधा हो, उस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी बताइए। इसको आप खुद से करके देख सकते हैं चाहें तो। ठीक है, मैंने लिख दिया इस बात को कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक व्हेन एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इज हाफ ऑफ इनिशियल एक्सटेंशन। मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ बेटा, जहाँ आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया था ना पिछले क्वेश्चन में, हाँ जी सर, उसमें हल्का सा ध्यान में रखना, हमने पोटेंशियल एनर्जी कितनी की थी फाइनली? 0। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फाइनली 0 नहीं होगी। जो पोटेंशियल एनर्जी है ये फाइनली 0 नहीं होगी, तो कितनी होगी? 1/2 के x नॉट बाई 2 का स्क्वायर। बस इतना चेंज आएगा, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज। मोमेंटम कंजर्व होगा, अरे यार 100% होगा, बाहर से कोई फोर्स थोड़ी लग रहा है, मोमेंटम तो कंजर्व होगा। बस इतना सा चेंज है, इस क्वेश्चन को खुद से कर ले अपने एंड से। मैं मान के चल रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन के लिए कि भाई इनिशियली आपका जो एक बॉम्ब है बेटा जो रेस्ट में रहा होगा, एक्सप्लोड्स इन 3 पार्ट्स इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। ग्रेविटी नहीं थी। फाइंड द स्पीड ऑफ थर्ड पार्ट की 2 पार्ट की स्पीड ऑलरेडी दे रखी है। एक पार्ट बेटा 1 किलोग्राम का जो कि 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा पार्ट भी 1 किलोग्राम का जो कि 6 मीटर पर सेकंड से राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है बेटा, तीसरे पार्ट की आपसे स्पीड पूछी है, वेलोसिटी नहीं स्पीड। तो बेटा इनिशियली मोमेंटम आपका रेस्ट में था, इनिशियली 0, तो फाइनली भी 0 में ही होना चाहिए। अगर कोई बाहर से फोर्स लगा क्या सर बॉम्ब फटा कैसे? बेटा बॉम्ब अपनी इंटरनल फोर्सेस की वजह से फटता है, बाहर के एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं। अच्छा, वो जो पिन निकाल लेते हैं तो अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, बॉम्ब एक्सप्लोड होगा। समझ आ गई बात? बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे बेटा, ऐसा नहीं है कि बॉम्ब के ऊपर आपको बॉम्ब को रखना ही चाहिए, उसके ऊपर उछलना शुरू कर दें तो बॉम्ब फट जाएगा, ऐसे नहीं फटेगा बॉम्ब। ठीक है बेटा, उसकी पिन निकालनी होती है, अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और बॉम्ब एक्सप्लोड होता है। ठीक है, 3 टुकड़े हुए इसका, जो कि m1 पहला मास 1 किलोग्राम, कोई से मान लो, इस वाले को मान लेता हूँ, लेट बी दिस इज m1। ये वाला मास मान लेता हूँ बेटा m2। m1 आपका 1 किलोग्राम का, m2 आपका 1 किलोग्राम का, m3 कितने का? टोटल 5 का था, मास कहीं गायब थोड़ी होगा, 1 और 1 2 है, 3 किलोग्राम का ये होगा। पहले वाले की वेलोसिटी v1 की वेलोसिटी मान लेता हूँ बेटा, ये x डायरेक्शन है, लेट इट बी।
तो एक्स डायरेक्शन में कितना बोल दो 6i बोल दूँ, आप कहेंगे हाँ सर आप वेक्टर में क्यों लिख रहे हो? बेटा वेक्टर ही होता है मोमेंटम, कंजर्वेशन मोमेंटम ही लगा रहा हूँ भाई, कंजर्वेशन मोमेंटम ही लगा रहा हूँ बालक में। आप कहेंगे ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेकंड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी सर ऊपर की तरफ गया कितने से 8j बोल दूँ, आप कहेंगे ठीक है सर। तीसरे वाले की सर इसी की तो कैलकुलेट करनी है, कर लेते हैं बेटा, मान लेते हैं vxi प्लस vyj है सर। जेड भी तो सकती है, नहीं जेड में नहीं होगा, काहे सर आपको कैसे पता? अरे नहीं होगा ना। चलो तो बाद का मोमेंटम भी m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 मस्ट बी इक्वल टू 0, ये रहा मोमेंटम, बराबर है। हाँ फाइनल मोमेंटम भी इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियल मोमेंटम कितना 0, फाइनल मोमेंटम भी कितना 0। आप कहेंगे ठीक है सर। m1 कितना, आप कहेंगे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम की वेलोसिटी कितनी 6i प्लस m2 कितना 1 किलोग्राम, वेलोसिटी कितनी 8j प्लस m3 कितना 3 किलोग्राम सर, वेलोसिटी पता नहीं, vxi प्लस vyj कितना आ गया। इसको इधर से इधर लेके जाओगे, यहाँ से हटाओगे इसको तो कितना आएगा, माइनस का 6i माइनस का 8j। एग्री? आप कहेंगे हाँ जी सर एग्री। मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, 3 इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 6 और 8 इसका मैग्नीट्यूड तो 10 होता है, मेरे ख्याल से याद भी होगा आपको। अरे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड 8 का स्क्वायर होता है 64, रूट ओवर 6 का स्क्वायर प्लस 3 का सॉरी 8 का स्क्वायर विच विल कम आउट टू बी रूट 100 विच इज नथिंग बट 10। तो वेलोसिटी कितने, वेलोसिटी पूछी थी हाँ जी 10/3 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। अगर वेलोसिटी पूछ लेता तो भाई आपकी माइनस का 6i माइनस का 8j डिवाइड बाई 3 होता। हमसे तो स्पीड ही पूछी गई थी भैया, स्पीड हमने कैलकुलेट कर दी है।